वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पहले मैं 3 ट्रेड थ्योरी एमसीक्यूज की वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल नंबर 6 के। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप कंटिन्यू पहले 3 वीडियो को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। देखो ससेप्टेंस होता क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि इम्पीडेंस होता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ये जेड मतलब इम्पीडेंस होता है जेड बराबर आई प्लस आर प्लस जे एक्स। ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है एक्टिव, और ये अपेरेंट पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक्टिव और इमेजिनरी दोनों पार्ट को हम जोड़ते हैं तो वो हमारा एक अपेरेंट पावर बनता है या अपेरेंट पार्ट बनता है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इतना समझना कि ये तीनों के तीनों क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, ये आर बराबर रेजिस्टेंस ओम यूनिट होती है, मतलब रेजिस्टेंस ओम यूनिट होती है। और ये है रिएक्टेंस, क्या होता है ये रिएक्टेंस, REACTS रिएक्टेंस, ठीक है। इसकी भी यूनिट ओम ही होती है। ये इम्पीडेंस है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। ये तीनों के तीनों एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट होता है। मेरी बात समझने लगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहने लग जाऊँ आपको रेजिस्टेंस होता है करंट को अपोज करने वाला, तो ये भी क्या है, करंट का अपोज ही करते हैं, बस इनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है, ठीक। जैसे मैं कहने लग जाऊँ कि आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट 1/G होता है। जी का मतलब होता है कंडक्टेंस, ठीक है। यदि आर की यूनिट होगी ओम तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोह हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो ससेप्टेंस होता है ना, वो ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का उल्टा। क्या समझ में आया, देखो ससेप्टेंस जो होता है वो रिएक्टेंस का उल्टा होता है। मतलब रिएक्टेंस कह सकते हैं 1/B, ठीक है। ससेप्टेंस को हम बी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट ओम होता है, किसका, यदि रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका यूनिट क्या होगा, ससेप्टेंस का मोह हो जाएगा, क्या सॉरी मोह हो जाएगा, मोह उल्टा ओम, ठीक है, MHO। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मोह। तो आपको समझ में आया होगा ससेप्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है। ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा जो अपोजिट होता है वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। और जो इम्पीडेंस होता है जेड का जो अपोजिट होता है वो एडमिटेंस होता है, वाई से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज़ और, ये सभी की यूनिट क्या होती है, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है सबकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। और बाकी एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ मैं, लेकिन एक एडमिटेंस होता है G प्लस की JB। इसकी यूनिट होगी मोह, इसकी यूनिट क्या होगी मोह, इसकी यूनिट क्या होगी मोह, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 1। अब देखिए, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कोयल टेक 5 एम्पियर करंट, 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एंड 0.8 पावर फैक्टर। तो इसमें कह रहा है कि इंडक्टिव कोयल का रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बताना है। तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है, देखो कोस फाई बराबर R/Z। ये फॉर्मूला होता है कोस फाई बराबर R/Z। आर का मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपको रेजिस्टेंस ही तो ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो कोस फाई जेड मतलब इम्पीडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, जेड बराबर V/I होता है, ठीक है। वोल्टेज कितना है 240, और आई कितना हो जाएगा, करंट इसमें दे रखी 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करंट है। आप इसे काटोगे तो कट जाएगा 5 से 20, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, मतलब 48। इसमें क्या आ गया, ओम इसका इम्पीडेंस आ गया। यहाँ पर आप रखोगे इसका 48 को, और कोस फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर कोस फाई 0.8, कोस फाई मतलब पावर फैक्टर होता है, और 4.48। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हासिल कुछ 64, और 8 चौक 32, 38। इसका आंसर आ जाएगा 38.4। कितना, इसका आंसर आ जाएगा 38.4। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। बट भारतीय स्किल के अंदर इसका आंसर कौन सा दे रखा, बी। तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, इसका आंसर बी लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने पर आंसर जो आएगा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी पर टिक लगाकर 100% नंबर लेने हैं, ठीक। भारत स्किल के अंदर उसी क्वेश्चन पर आपको टिक लगाना है जो क्वेश्चन निम्मी की जो PDF है, भारतीय स्किल की जो PDF है, उसके अंदर जो आंसर दे रखा है उसको ही लगाना है, यदि आपको नंबर चाहिए तो। यदि आप अपने कॉन्सेप्ट से ठीक करोगे उसको, क्वेश्चन ठीक होगा, आंसर ठीक होगा, लेकिन आपका वो गलत माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आंसर 38.4 ओम इसका आंसर है, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दे रखा है वो बी ऑप्शन दे रखा है, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो तीसरा, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज इन AC
सीरीज सर्किट, तो एसी सीरीज सर्किट के अंदर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो देखिए जरा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा F बराबर 1/2 पाई अंडर में LC, ये होता है, क्या होता है 1/2 पाई अंडर में LC। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आप फ्रीक्वेंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, किसको, फ्रीक्वेंसी को, इंक्रीज द इंडक्टिव वैल्यू। इंडक्टिव वैल्यू का मतलब L की वैल्यू घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अब ये कहना चाह रहा है रिड्यूस द कैपेसिटिव वैल्यू, मतलब C की वैल्यू, C की वैल्यू जब आप घटाओगे तो क्या L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब F की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, देखो F बराबर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में L और C, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब ये कह रहा है, देखो सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जब आप C की वैल्यू को कम करोगे तो F की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही बात है, क्योंकि इसके अपोजिट है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ओके, अब देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। अब आप यहाँ आपको समझना है थोड़ा सा। देखो क्या होता है, एक ट्रेंगल से मैं आपको समझाता हूँ। ये पावर ट्रेंगल है, इसके अंदर जो ये वाला बेस वाला पार्ट होता है ये एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री पर जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, ये वाला रिएक्टिव पार्ट होता है। कौन सा, रिएक्टिव। और ये वाला जो होता है कण वाला, इसको कहते हैं एपेरेंट, APP, एपेरेंट पार्ट। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है, ये कह रहा है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता। देखो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है, जो PR जिसे कहते हैं, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है। यदि आपको क्या क्या चाहिए रखो, वोल्टेज दे रखी हो, लाइन करंट देखो, दोनों लाइन दे रखी है, और वो भी 3 फेज के लिए। क्या, 3 फेज के लिए। तो 3 फेज के लिए ध्यान रखना, अंडर में 3 आता है, और VL साइन, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको रिएक्टिव पावर की बात करें तो फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा, इसमें देखो साइन केवल तीसरे वाले में दे रखा है, C ऑप्शन में, तो इसको C ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। और यदि आपसे इसमें एक्टिव पावर, ये वाली पावर का फॉर्मूला पूछ रहे, तो साइन थीटा के स्थान पर क्या कर देना है आपको, साइन थीटा के स्थान पर केवल कोस थीटा कर देना है, ध्यान रखना बस। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कोज फॉर बिलो 0.5 लाख पावर फैक्टर इन द 3 फेज सिस्टम। ये कहना चाह रहा है कि 3 फेज सिस्टम में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखो क्या होता है कि जो कोस फाई जो होता है ना, ये पावर फैक्टर होता है, और पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0.8, यदि 0.8 वैल्यू है तो इंडक्टिवली मतलब ये हमारा कार्य करने के लायक हो सकता है। हम क्या है, अच्छी तरीके से इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। 0.8 हुआ, इससे कम आने पर जो है ना हमें पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कम होता है 0.8 से भी कम हो जाता है, लगभग 0.2 या फिर 0.3, ये होता है इंडक्टिव अपीयरेंस के कारण। इसका मतलब ये है, ये जो कोयल है ना, ये कोयल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पावर फैक्टर कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, जो इंडक्टिव लोड होता है ना, इंडक्टिव लोड जैसे पंखा हो गया, पंखा, फैन वगैरह, ये सब हमारे क्या, तो फैन वगैरह ये इनमें वाइंडिंग्स होती हैं। वाइंडिंग का मतलब भाई वायर का एक गोल गोल टर्नों के रूप में समायोजित होना। ये जो समायोजन होता है ये एक इंडक्टिव लोड बनाता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड। अब जहाँ पर इंडक्टिव लोड ज़्यादा होगा वहाँ पर ही पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी। पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो हम क्या, हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ क्या, ये क्यों होता है, इंडक्टिव लोड क्या होता है, मोर। जब इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाता है, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाती है, रिएक्टिव पावर एक ऐसी होती है जिसके अंदर इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, पावर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लोड बहुत ज़्यादा होने लगेगा। या फिर कह सकते हैं कि सर्किट जो है ना वो लैगिंग में जाने लगेगा। लैगिंग मतलब पश्चगामी, 0.5 पश्चगामी जाने लगेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है, देखो एक है स्टार कनेक्शन है इस प्रकार से, ठीक है। ये स्टार कनेक्शन में 1, 2 और एक 3 वायर तो निकलते हैं फेज के, ठीक है, और एक वायर निकलता है न्यूट्रल का, ठीक है। ये वायर होता है न्यूट्रल का। अब ये कहना चाह रहा है, यदि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये एज ए लोड कनेक्टेड है, और ये जो है अनबैलेंस्ड है, मतलब इनकी वैल्यू कुछ और है, Z1, Z2, Z3,
इनकी वैल्यू अलग है, तो सिंपल सी बात है कि अनबैलेंस लोड होगा। अनबैलेंस होने पर ये जो न्यूट्रल होता है इसके अंदर भी करंट फ्लो होती है, इसमें भी करंट फ्लो होती है। तो करंट ये फ्लो कितनी होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये होती है लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन द फेज। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 फेज है, 1 2 3, इन तीनों फेज में जो करंट होती है, इन तीनों फेज में से कोई सा भी एक फेज ऐसा हो जिसके अंदर सबसे कम करंट होती है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, इन तीनों फेज में से कोई एक ऐसा फेज जिसके अंदर करंट सबसे कम होती है, उससे कम करंट किस में प्रवाहित होगी, न्यूट्रल में प्रवाहित होगी। तो ये कहना चाह रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है। 7वें क्वेश्चन देख, 7वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट द अपरेंट पावर इन केवीए। अब देखो आपको कहा है अपरेंट पावर ज्ञात करने के लिए कहा है, मतलब कि आभासी शक्ति, आभासी शक्ति की गणना करनी है। अपरेंट का मतलब होता है आभासी। अब ये कहना चाह रहा है 415 वोल्ट इसमें दिया, 50 हर्ट्ज दिया है, लाइन करंट इतना आपको दिया, पावर फैक्टर भी आपको दे रखा है। तो आप यहाँ समझना, देखो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि क्या होता है कि ये एक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है और ये अपरेंट पावर होती है। देखो अपरेंट पावर आपको ज्ञात करनी है, अपरेंट पावर आपको ज्ञात करनी है। तो अपरेंट पावर के लिए फॉर्मूला जो होगा, मैं आपको तीनों फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्टिव पावर का, ठीक है। एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि अंडर में 3 VL/IL cos फाई, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर होगी उसका फॉर्मूला होगा अंडर में 3 VL/IL sin फाई। और जो अपरेंट पावर का होता है, अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI होता है, बस केवल क्या होता है VL/IL, ये फॉर्मूला होता है अंडर में 3 VL/IL। ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, अपरेंट पावर का होता है। अब आपको अपरेंट पावर पता कैसे चली कि ये वाला अपरेंट पावर का फॉर्मूला होगा। तो देखो क्या होता है कि ये ट्रायंगल जो होता है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, इसमें ये है आधार और ये है लंब और ये है कण। जब हम कण का फॉर्मूला लगाते हैं, कण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल के देखते हैं। थोड़ा सा मैं आगे इसको ले चलता हूँ, ठीक। तो जो अपरेंट पावर है, मैं अपरेंट पावर का जो फॉर्मूला है उसको निकालूंगा। तो क्या होगा, इसमें अंडर में 3 VL/IL cos फाई, इन सब का स्क्वायर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पावर आने वाली थी, ये वाली एक्टिव पावर, और फिर प्लस के रिएक्टिव पावर। प्लस के रिएक्टिव पावर में क्या होगा, अंडर में 3 VL/IL sin फाई, इन सब का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाली जो अंडर में 3 VL/IL और यहाँ पर भी अंडर में 3 VL/IL, ये कॉमन है। जब ये कॉमन हो जाएगा और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, तो अंडर में 3 VL/IL, केवल यही रह जाएगा। क्या केवल यही रह जाएगा, बाकी अंडर के अंदर जो था कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका केवल ये ही पार्ट बचेगा। कितना बचेगा, यही पार्ट। इसका मतलब यह है जो अपरेंट पावर होगी, अपरेंट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर में 3 VL/IL, ठीक है। केवल इतना ही आएगा, इसमें कोस और साइन, इनमें इन दोनों फैक्टरों में से कोई सा फैक्टर नहीं आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पे क्या करना है, आपको मान रखना है, और आपका अपरेंट पावर जो होगी, आभासी शक्ति जो होगी, वो आपके निकल के आ जाएगी। देखो अंडर में 3 VL का मान कितना होगा, यहाँ दिखा रखा है आपको 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। और आपको क्या करंट कितनी दे रखी है, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर। अंडर 3 की वैल्यू रखोगे 1.732 और मल्टीप्लाई 415 और मल्टीप्लाई 16। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ। तो मैंने मोबाइल से मल्टीप्लाई करके देखा, इसका आंसर आया है 11.5 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर आया है बी। इसका आंसर कौन सा आया है, बी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें यूनिट भी पूछता है। देखो आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन और चीज़ से भी आपको मैं रिलेट करवा दूँ, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। देखो आपको इसका आंसर तो पता चल गया, इसका आंसर बी है, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रायंगल से बताया था, ये वाला एक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है और ये अपरेंट पावर होती है। इनका फॉर्मूला पूछता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका होता है एक्टिव पावर का किलोवाट, क्या होती है, किलोवाट। और जो रिएक्टिव पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और जो अपरेंट पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसको जरा ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब देखो समझना इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर मेथड। W1 W2 2 वाट मीटर मेथड है, 3 फेज पावर को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, 3 फेज पावर को, यहाँ पर लिखा है 3 फेज की पावर को मेजर करेंगे। यहाँ पर W1 एंड W2
2 वाट मीटर हमने लिए हैं। अब ये कह रहा है इफ़ पावर फैक्टर इज जीरो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पावर फैक्टर जीरो आना चाहिए। यहाँ पर पावर फैक्टर दोनों की रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो ये कौन सा केस हो सकता है, कब यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो आएगी। तो ध्यान रखना इसमें W1 बराबर W2, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, इनकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, समान, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ होने चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव रीडिंग आएगी तो एक नेगेटिव, पर दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर इन दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान रखना ये वाला देख लीजिए आप कौन सा होगा। देखो W1 सी ऑप्शन देखिए, W1 इज इक्वल टू W2 बट अपोजिट साइन, तो सी आंसर इसका होगा, ध्यान रखना। अब इसी के रिगार्डिंग क्या होगा, और भी ऑप्शन मतलब और भी क्वेश्चन बनते हैं 2 वाट मीटर मेथड में। वो कहने लग जाएगा कि बताइए एक की रीडिंग जीरो है, सॉरी एक की रीडिंग पॉजिटिव है, एक की रीडिंग नेगेटिव है, पर दोनों समान वैल्यू के नहीं है, तब पावर फैक्टर कितना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसकी एक टेबल बनवा देता हूँ आपको, उसको आप लिख लेना, ठीक है, उससे याद कर लेना, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो जोन से मैं आपको टेबल बताया था पावर फैक्टर वाली, यहाँ पर क्या होगा कि W1 और W2 और यहाँ पर पावर फैक्टर आएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में मैंने बताया था W1 बराबर होना चाहिए W2 के, ठीक है, दोनों अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव का होना चाहिए एक नेगेटिव, तो यहाँ पर पावर फैक्टर जीरो आएगा, ठीक है। और एक क्या होगा, W1 होगा और यहाँ पर एक W2 होगा, बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, मतलब दोनों समान नहीं है। तब यहाँ पर जो पावर फैक्टर आएगा 0.5 से क्या आएगा, कम आएगा, 0.5 से कम आएगा। एक और ध्यान रखना आप, यहाँ पर जीरो है एक की और एक में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखो क्या W1 जो होता है एक की रीडिंग जीरो आई है और एक की रीडिंग कुछ ना कुछ आई है, इस समय जो पावर फैक्टर होगा 0.5 होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 0.5 से कम था और यहाँ पर 0.5 होगा, ठीक। एक और केस बचा है, वो केस है कि W1 बराबर W2, ठीक है, दोनों रीडिंग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन में ना हो, साइन क्या हो, दोनों का सेम हो, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, हो तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव। यदि इस प्रकार का होता है तो इस केस में जो पावर फैक्टर बनता है वो क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। इस टेबल को बना लेना अच्छी तरीके से, इसको याद कर लेना। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा है देख लीजिए आप कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 240 वोल्ट RMS। तो आपको क्या दे दिया यहाँ पर, ये वाली जो 240 वोल्टेज है ना, 240 वोल्टेज, ये है RMS वैल्यू, कौन सी है, RMS वैल्यू आपको दे दी है, वो भी वोल्टेज की। आपको कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू का। देखो VRMS जो होती है, VRMS बराबर V मैक्सिमम अपॉन √2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें RMS की वैल्यू यहाँ पर रखिए, V मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप √2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब V मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और मल्टीप्लाई VRMS की वैल्यू कितने दे रखी है, 240 आपको दे रखी है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा इसका, आपका सी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिव पावर इन AC सर्किट। तो देखो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछा है AC सर्किट के अंदर, तो वो कौन सा होता है, जहाँ पर साइन आ जाए ना वहाँ पर रिएक्टिव होता है। ये तो बहुत आसान सा है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये एक्टिव पावर का हो जाएगा, एक्टिव पावर, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। ये वाला है रिएक्टिव पावर का, तो आपको रिएक्टिव पावर का पूछा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वें क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द R, मतलब इम्पीडेंस आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था इम्पीडेंस का मतलब होता है Z। इम्पीडेंस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इम्पीडेंस का मतलब बताया था कि Z बराबर अंडर में R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, इम्पीडेंस आपको ज्ञात करना, प्रतिबाधा जिसे कहते हैं, उसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस, और ये XL और XC दो पार्ट दे रखा है। देखो X क्या है, रिएक्टेंस होता है, तो ये जो X होता है ना, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, XL माइनस के XC, इन सब का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप XL माइनस XC मान के चलो, और XL की वैल्यू कितनी देखिए 36 दे रखी है, और माइनस के और XC की वैल्यू 24 आपको दे रखी है, और इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा देना है। तो इसको जो आप कैलकुलेट करोगे, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 का आप स्क्वायर करोगे तो 144 आपका आ जाएगा, आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, तेरह का होता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, तेरह का, मतलब तेरह का जो आप स्क्वायर करोगे तो 169 वैल्यू आएगी, 169, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका आंसर है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज AC। तो देखो सिंगल फेज AC के अंदर जो सिंगल फेज AC होता है ना, फेज डिस्प्लेसमेंट उसका होता है 90 डिग्री का,
ठीक है, इसका आंसर वैसे एक हो जाएगा ए नंबर का। आपको 3 फेज पूछने लग जाए, 3 फेज के लिए फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ ध्यान, सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री आंसर है, 3 फेज के लिए 120 डिग्री आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, देखो क्या है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज समझ लीजिए होता क्या है, देखो इस प्रकार से 1 2 और एक 3, ये क्या होता है Z1 Z2 और ये Z3, ये इम्पिडेंस होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसके कॉमन वाले से न्यूट्रल निकलता है, ठीक है। ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी, आर वाई बी, तीन फेज होते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखना, देखो ये वाला जो फेज है यहाँ से चल के आएगा, यहाँ से चल के जाएगा, न्यूट्रल से वापसी आ जाए तो ये फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेज। यहाँ की जो वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज होगी। लेकिन यही फेज यदि यहाँ से चलता हुआ एक दूसरे फेज से, मतलब आर से चला और वाई में निकल के आ गया बाहर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज होती है। क्या होती है? लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मतलब होता है कि न्यूट्रल के साथ जो होगा वो फेज होगा, विदाउट न्यूट्रल 2 फेज में जो होगा वो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। कितना? √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। इसका मतलब ये है कि फेज वोल्टेज कितना भी हो, अगर मैं फेज वोल्टेज की वैल्यू 1 मान के चलता हूँ तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, √3 गुना आएगी। मतलब कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी? 1.732 गुना ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ ए 3 फेज 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड। यहाँ पर क्या दे दिया आपको? देखो लोड बैलेंस दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक जो है ना 3 फेज सिस्टम है जिसकी वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। देखो 300 वाट क्या है? संतुलित भार है। एक लोड दे दिया आपको इस प्रकार से, और ये स्टार लोड है। देखो यहाँ पर कहा है कि स्टार का है, तो स्टार है, स्टार लोड बना रही है। इस लोड का जो भार होगा वो जो पावर होगी वो 300 वाट होगी, ध्यान रखना। और ये बैलेंस लोड है। इसका मतलब ये है प्रत्येक फेज में करंट की वैल्यू समान है और जो इंपेडेंस है वो भी समान है, Z1 Z1 Z1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये न्यूट्रल हो जाएगा इसका। यहाँ क्या है? 0.8 पावर फैक्टर है, 0.8 पावर फैक्टर है। कोस फाई की वैल्यू आपको 0.8 दे दी है, ध्यान रखना। उसके बाद कहा है कि स्टार से 3 फेज सप्लाई 415 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज है। आपको लाइन धारा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? लाइन करंट आपको ज्ञात करनी है। तो देखो लाइन करंट ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? देखो जो पावर होती है P बराबर वो होती है √3 VL/IL cos फाई, ये होती है। मैं इसको रफ करके एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो पावर है इसकी लोड की पूरी कितनी है? ये इतनी है। मतलब ये वाली पावर कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पर यूज़ करेंगे, बस इतना ध्यान रखना आप। तो देखो क्या है, यहाँ पर जो पावर होगी √3 VL/IL cos फाई, ये होगा। और स्टार कनेक्शन के अंदर जो फेज वोल्टेज फेज करंट होती है वो लाइन करंट के बराबर होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है? 3000 है। √3 की वैल्यू 1.732 हो जाएगी। लाइन वोल्टेज कितना है? 415 लाइन वोल्टेज है। करंट की वैल्यू हमें याद करनी है तो IL रखना। और पावर फैक्टर कितना दे रखा? 0.8। देखो IL को आप यहीं पर रहने देना, बाकी सभी की मल्टीप्लाई करना। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 3000 को भाग कर देना, जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपको IL की वैल्यू, जो लाइन करंट की वैल्यू है वो आपको निकल के आ जाएगी। अब इसमें पूछा क्या? देखो लाइन करंट की ही वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो लाइन करंट की वैल्यू है कितनी? चलो मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है B 5.2। क्या आता है इसका? 5.2 इसका आंसर आता है। बाकी आप करके देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज मेजरमेंट ऑफ 2 वाटमीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। अब आपको देखो एक पहले बता दो कि क्वेश्चन में कहा क्या है। इसमें कहा है कि W1 बराबर W2। इसमें कहा है कि 2 वाटमीटर मेथड में वाटमीटर की जो रीडिंग है वो इक्वल आ रही है। तो इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था उस समय पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कौन सी? B आंसर इसका हो जाएगा। पूरी टेल मैंने आपको बनवाई थी, उसको ध्यान रखना। अब चलते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन पे। 17वें नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द कोइल हैविंग द रेजिस्टेंस 24 ओम। तो एक कोइल का जो रेजिस्टेंस है 24 ओम है। ड्रो द करंट 5 एम्पियर एंड 240/50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है। तो आपको क्या कह रहा है कि पावर फैक्टर ज्ञात करना है। आपको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। तो पावर फैक्टर मैंने आपको बताया था होता क्या है, एक सेकेंड। cos फाई, ये पावर फैक्टर होता है। फॉर्मूला होता है R/Z।
रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो 24 दे रखी है, ठीक है। जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, जेड बराबर वी अपॉन आई होता है। क्या होता है? वी अपॉन आई। वोल्टेज की वैल्यू आप यहाँ रखो, कितनी है? 240 वोल्ट। और करंट की वैल्यू रखो यहाँ पर, करंट की वैल्यू है 5। जब आप इसको इससे भाग करोगे वो फिर जो आएगा उससे भाग करना है 24 को। करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर कितना आएगा इसका? 0.5 आएगा, तो इसको ध्यान रखना, 0.5 इसका पावर फैक्टर है। अब देखो 18वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस। आपको इम्पीडेंस का फॉर्मूला ज्ञात करना है आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। इज द रिएक्टेंस क्या एक्सएल दे रखा हो और लेस देन द कैपेसिटेंस वैल्यू एक्ससी। इसका मतलब यह है कि प्रेरक प्रतिघात धारी के प्रतिघात से कम होगा। एक्सएल जो है वो कम होगा एक्ससी से। तो यदि कम होगा, यदि ये वाली वैल्यू कम होगी एक्ससी से, तो एक्ससी वैल्यू बड़ी होगी। एक्ससी वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो भी चीज़ बड़ी होती है हमेशा उसमें से हम घटाते हैं। तो इसमें क्या है? प्रेरकीय घात जो है एक्सएल जो है वो धारितीय घात से कम है। अगर एक्स सी जो है वो एक्स एल जो है वो एक्स सी से कम है। अगर एस सी से कम है तो एक्स एल जो है एक्स सी से घटेगा, एक्स सी में से घटेगा तो घटेगा, इस वजह से माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो एक बार और मैं लिख देता हूँ इसको सही से। देखो इसमें कहा है इम्पीडेंस की वैल्यू आपको बतानी है। इम्पीडेंस की वैल्यू जेड होती है, तो जेड की वैल्यू आपको बतानी है। ये फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये क्या है? रिएक्टेंस की वैल्यू है। अब रिएक्टेंस कब है? इसी के अंदर दोनों मिलते हैं, एक्स एल और एक्स सी, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। एक्स सी दोनों, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। तो आप क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ये जानेंगे कि एक्स एल एक्स सी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। तो इसमें क्या है कि एक्स सी जो है ना वो बड़ा है एक्स एल से, या फिर कह लो जो एक्स एल है वो एक्स सी से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, एक्स सी बड़ा है और उसके बाद एक्स एल उससे छोटा है तो माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है इसका, जेड बराबर अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। आप देख लो इनमें से कौन सा ठीक है। इसमें से डी ऑप्शन ठीक लग रहा है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका आंसर मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस के एक्स एल का होल स्क्वायर दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। बाकी और भी देख लेते, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, अंडर बाहर आ गया है। और एक्स एल माइनस एक्स सी ये तब होता जब एक्स एल की वैल्यू बड़ी होती, एक्स सी से ये भी नहीं होगा। और इसके अंदर क्या है, अंडर में भी बाहर स्क्वायर है लेकिन एक्स एल में स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर कौन सा हो सकता है? डी हो सकता नहीं, इसका आंसर डी ही है। ओके, ध्यान रखना आप। 19वां क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पावर ऑफ द आरएलसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 15 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस 20 वोल्ट एंड सप्लाई इतनी दे रखी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? पावर फैक्टर बताना है। क्या बताना है? देखो पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर का मतलब कोस फाई आपको बताना है। कोस फाई के लिए देखो आर बाई जेड हम लिखते हैं। आर बाई जेड यदि ट्रेंगल से देखा जाए तो ट्रेंगल में क्या होता है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पर जेड होता है, ठीक है। आर किसकी जगह पर होता है? ये एक्टिव पावर की जगह पर होता है, एक्टिव पावर ACT एक्टिव पावर। और जेड किसकी जगह पर? एपरेंट पावर APP एपरेंट पावर की जगह पर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आर के स्थान पर एक्टिव पावर लिखेंगे और जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे? एपरेंट पावर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पावर दे रखी है उसको देखो, रेजिस्टेंस में जो पावर है 15 है, मतलब कि 15 यहाँ पर आ जाएगा। और जेड मतलब रिलेक्टेंस एक्स होता है, उसकी पावर इतनी दे रखी है। रिलेक्टेंस क्या होता है? एक्स दे रखी है, उसकी पावर 20 वाट दे रखी है। और जो जेड है, जेड क्या होता है? जेड जो होता है वो इक्वल होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके होता है रिएक्टेंस, तो हम क्या है 15 का स्क्वायर और प्लस के 20 का होल स्क्वायर। जब हम इनको जोड़ने के बाद अंडर से बाहर निकालेंगे, जो पावर आएगी वो जेड आ जाएगी। जेड की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? 0.6 होगा। मैं इसको पूरा सोल्यूशन करवाऊँ तो देखो इस प्रकार से होगा। देखो कोस फाई बराबर आर बाई जेड होता है। आर की वैल्यू आपको दे दी कितनी है? 15 वाट। मतलब आर में जो रेजिस्टेंस है 15 वाट है। और जेड में जो ड्रॉप होगा वो आर में जो ड्रॉप है वो, और एक्स में जो ड्रॉप है वो, या पावर जो है वो। तो इसका मतलब यहाँ पर अंडर में, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आर मतलब 15 है। देखो 15 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस के एक्स कितना है यहाँ पर दे रखा 20, मतलब 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 15 225 होता है और ये होता है 400, ठीक है। अंडर में आ जाएगा तो कितना? 625। ये कितना हो जाएगा? 25। तो 25 आ गया इसका मतलब 15/25। ये कोस फाई की वैल्यू है। अब यहाँ पे इसे काटेंगे 3, 5, तो 5 से इसे काटेंगे 0.6, 5 से 30 होगा, 0.6 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखो 20वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी पैरेलल सर्किट के अंदर 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई है, और 8 एम्पियर की करंट क्या पास हो रही है उसमें। सारी चीज़ों को लिख लो। देखो करंट जो है वो 8 एम्पियर है, ठीक। वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कितनी है? 240 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है।
एडमिटेंस की वैल्यू क्या करनी है। एडमिटेंस क्या होता है, वाई होता है ना, वाई होता क्या है 1/z होता है, वाई होता है 1/z, या फिर कह सकते हैं उसको I/V। I/V होता है, मतलब करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 8 है, और V वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 240। तो आप क्या 240 से जब आप भाग करोगे 8 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.033, ठीक है मोह, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा, आप करके देख लेना। अब देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक RC सर्किट है, वो भी समांतर, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये C है और ये R है, दो पैरेलल में कनेक्ट है। इसमें लाइन करंट की गणना करनी है आपको, क्या लाइन करंट की गणना करनी है, मतलब ये वाली गणना करनी है आपको। तो देखो जो लाइन करंट होगी ना, हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, इन दोनों के साथ जो है ना एक 90 डिग्री का लैगिंग या फिर लीडिंग फैक्टर लगता है, जिसे इमेजिनरी फैक्टर कहते हैं। बाकी रेजिस्टेंस के साथ कुछ नहीं लगता, ठीक है। जैसे IL कह लो, IL बराबर होगा R+J इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से आपका फैक्टर आएगा। अब ये जो है ना J हट जाता है 90 डिग्री कब, जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, IL का स्क्वायर अब R का स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम करते हैं, तब ये हट जाता है J का मतलब। तो जो I आएगा, और एक चीज़ और ध्यान रखना, J जो XC जो होता है XC के साथ हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है। XC के साथ क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस लगाना है। और जो XL होगा उसके साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब I जो होगा, I जो लाइन करंट होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और माइनस के XC का स्क्वायर होगा। ये तो मैंने बोला है, ये जो दोनों लिखे हैं ना, ये मैंने लिखे हैं रेजिस्टेंस के रूप में। यदि इसमें करंट है तो I कर लो, मतलब IR का स्क्वायर और IXC का स्क्वायर, तो इस प्रकार से होगा। तो जो नेट इसका फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा, वो ये आएगा, आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। IL बराबर उसके अंडरवुड में IR का स्क्वायर और माइनस के IXC या फिर C का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला आपका बन के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, D ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो D में ही दिख रहा है आपको ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो D इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो 22वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव इन AC सर्किट। तो देखो AC सर्किट के अंदर जो लो पावर फैक्टर उसको किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो कैपेसिटर होता है, क्या होता है, कैपेसिटर को यदि हम पैरेलल में लगा देते हैं तो वो क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव कर देता है। तो सर्किट क्या कर देता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये चीज़ पता लगानी है कि उसका पावर फैक्टर किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बाय कनेक्टेड द सीरीज ऑफ द, ये तो मैंने बताया नहीं अभी, मैंने कहा है कि कैपेसिटर लगाएंगे, वो भी कैसे, पैरेलल में लगाएंगे, जब जाके होगा। देखो कैपेसिटर हम लगाएंगे, लेकिन इसमें सीरीज कह दिया तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें इंडक्टर का तो कोई काम ही नहीं है, कैपेसिटर का काम है पैरेलल में, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट को IL कहते हैं, ठीक है। आपको रिलेशन बताना है किसका, टोटल IL में और I फेज में, और जब क्या हो, डेल्टा कनेक्शन हो, मतलब इस प्रकार का ये डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन में 1, 2 और 3 वायर निकलते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होता है, लाइन करंट होती है, लाइन होती है, ये भी क्या होती है लाइन, और ये भी क्या होती है लाइन। ये फेज होता है, यहाँ पर फेज होता है, यहाँ पर भी फेज होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, जो फेज करंट होती है वो हमारी लाइन करंट है, IL लाइन करंट के 1/3 अंडरवुड में 3 मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब यदि कहें तो जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट से कम होती है, क्योंकि लाइन करंट को जब हम √3 से भाग करेंगे तभी तो फेज करंट आएगी, भाग करने पर वैल्यू घट जाती है, तो I जो फेज करंट होगी वो कम होती है। तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है, IL बराबर ये वाली, C इसका आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, IL बराबर √3 IB फेज, लाइन करंट बराबर √3 V फेज करंट, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फेज सीक्वेंस मीटर। तो देखो फेज सीक्वेंस मीटर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। तो देखो अनुक्रम मीटर, जो फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कि फेज सही से एक एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक साथ घूम रहे हैं, सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या फिर सही से वो गतिमान है या नहीं है। तो फेज सीक्वेंस मीटर क्या है, फेजों का सीक्वेंस बताता है कि एक्यूरेट सही से गति कर रहे हैं या नहीं। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें, देखो जैसे RYB है, एक फेज ये है और वो इस प्रकार से घूम रहा है, पहले R आएगा, उसके बाद Y आएगा, उसके बाद B आएगा, ठीक इस प्रकार से आना चाहिए। एग्जैक्ट एक मशीन का फेज सीक्वेंस ही है RYB। यदि कोई मशीन दूसरी है उसका फेज सीक्वेंस क्या है, YBR है, YBR है, और वो भी इस प्रकार से घूम रहा है, तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस के साथ घूम रहे हैं या नहीं।
तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं ये गलत होगा, ये सभी एक साथ घूम रहे हैं, फेज सीक्वेंस के साथ घूम रहे हैं। देखो यहाँ पे आर आएगा, वाई आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद क्या क्या आएगा बताओ, आर आएगा ना, फिर दोबारा से घूम के आर वाई बी आर, मतलब वाई बी आर, यहाँ पर क्या लिखा है वाई बी आर, इसका मतलब ये है फेज सीक्वेंस एकदम सही चल रहा है। यदि इसी के अपोजिट हो जाए, आर वाई बी ये वाला था, आर वाई बी फिर आर, यदि मैं कहने लग जाऊँ आर बी वाई, इस प्रकार से घूमने लगे तो ये सीक्वेंस क्या है अपोजिट, मतलब उल्टा हो गया, पहले आर के बाद वाई आना चाहिए, वाई के बाद बी आना चाहिए, लेकिन बी पहले आ गया, तो ये फेज सीक्वेंस क्या होगा, गलत हो चुका है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि फेज सीक्वेंस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, फेज सीक्वेंस मीटर लगाते हैं। तो ये क्या करता है, डी ऑप्शन देखिए, इसका क्या है, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो ये क्या करता है, फेज सीक्वेंस सही से सही में काम कर रहा है या सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, तो उस चीज़ को पता करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। 26वां देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ द स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड इफ द कनेक्टेड थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 0.5 पावर फैक्टर, करंट दे रखी है आपको 10 एम्पियर। तो देखो, जैसे अपरेंट पावर कहा है, अपरेंट पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अपरेंट पावर का मतलब आवाज हो सकती है, अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है अंडर में 3 वी एल और आई एल, ये फॉर्मूला हो रखा था, ठीक है। 1.732 मल्टीप्लाई वी एल की वैल्यू आपको 415 दे रखी है, 415, और करंट की वैल्यू और देख लीजिए 10 एम्पियर दे रखी है 10। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। इसमें आंसर कौन सा होगा, डी आंसर इसका होगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन कर लिया तो इसका आंसर ये है। बाकी कोस फाई किसके अंदर आता है, कोस फाई आती है एक्टिव पावर के अंदर, ACTIV एक्टिव, POW पावर, ठीक है। और कोस फाई किस में आता है, कोस फाई करा, साइन फाई किस में आता है, रिएक्टिव पावर के अंदर, ध्यान रखना। और जिसमें कोस और साइन दोनों ही ना हो, बाकी जो बचा कुचा है वो किस में आता है, अपरेंट पावर में आता है, ध्यान रखना। 27वां क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट इज द पावर फैक्टर 1 वाट मीटर रीडिंग इज 0। देखो क्या है कि 1 वाट मीटर का 2 वाट मीटर मेथड है, उसमें एक शून्य है, W1 बराबर 0 और W2 बराबर क्या है, कुछ ना कुछ पाठ्यांक देता है, W कुछ ना कुछ क्या देता है, पाठ्यांक देता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, पावर फैक्टर की कौन सी वैल्यू होगी। तो इस स्थिति में मैंने आपको बताया था कि जो पावर फैक्टर होगा वो होगा 0.5, क्या होगा 0.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा 0.5, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर क्या होगा। देखो, फॉर्म फैक्टर जो होगा ये AC सर्किट के अंदर मिलता है फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर जो होता है वो एवरेज अपॉन RMS वैल्यू होता है। क्या होता है, एवरेज अपॉन RMS वैल्यू फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होती है। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, FF का मतलब फॉर्म, FORM फॉर्म फैक्टर, और एक होता है PP का मतलब पीक, PAA के पीक फैक्टर। ये दो फैक्टर होता है, इन दोनों फैक्टर का फॉर्मूला ही पूछता है बस, आप ध्यान रखना। देखो, इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक बता दूँ थोड़ा सा। RAMR, इसको ध्यान रखना आप। RAMR के अंदर जो शुरू के दो हैं ये फॉर्म फैक्टर को बनाते हैं, और जो लास्ट के दो हैं ये बनाते हैं पीक फैक्टर को। किसको, पीक फैक्टर को बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो RA हो जाएगा, मतलब ऊपर R लिखना और नीचे A लिखना, ठीक है। और जो पीक फैक्टर होगा उसके अंदर, पीक फैक्टर के अंदर ऊपर M लिखना और नीचे के लिखना R लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर जो R है ना वो RMS है, R का मतलब RMS होगा और A का मतलब एवरेज होगा, मतलब RMS वैल्यू और बटे में AVG का मतलब एवरेज वैल्यू। यदि इस प्रकार से आपका एक भिन्न मिलता है तो वो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है, ठीक। और यदि मैक्सिमम, M का मतलब मैक्सिमम होगा और R का मतलब RMS वैल्यू, मैक्सिमम बटे RMS वैल्यू आपको दिखाई दे तो वो पी फैक्टर होगा। आपको फॉर्म फैक्टर पूछा है, फॉर्म फैक्टर का मतलब R/A मतलब RMS बटे एवरेज। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, B आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भारत स्किल के PDF है उसके अंदर आंसर कौन सा दे रखा है, A दे रखा है। कौन सा, A आंसर दे रखा है। आपको A पर टिक करना है, A पर टिक करना है। इसमें गलत आंसर पे क्या कर रखा है, टिक कर रखा है, मतलब गलत आंसर आपको भारत स्किल में दे रखा है। लेकिन एग्जैक्ट हमारी जो कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, B है, B ही होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर आपको कौन सा टिक करना, A, एवरेज ऊपर और नीचे RMS, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 29वां क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइन एज द टोटल अपोजिट टू द करंट ऑफ AC सर्किट। तो ये जो कहना टोटल AC सर्किट यदि आपको दे रखा हो, देखो 29वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइन एज द टोटल अपोजिट टू द करंट ऑफ द AC सर्किट। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, देखो AC सर्किट वो भी पैरेलल सर्किट होगा, उस पैरेलल सर्किट के अंदर जो टोटल करंट का अपोजिट करेगा उसे कहते हैं Z। क्या कहते हैं, Z इंपीडेंस। मैंने आपको बताया था एक रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मार्ग में अपोज करता है। इंडक्टेंस रिएक्टेंस क्या करता है, ये भी करंट के मार्ग में अपोजिट करता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है, ठीक है। और इंपीडेंस जो होता है ये टोटल होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिलाकर जो बनता है AC सर्किट का अपोजिशन, करंट का अपोजिशन, वो क्या होता है, इंपीडेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ध्यान रखना।
30 क्वेश्चन देखिए कि ये कहना चाह रहा है एसी सर्किट कंटेन द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज और करंट। तो ये वोल्टेज का ग्राफ है ऊपर वाला और ये करंट का है। तो ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है 90 डिग्री का, किसका 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, तो ये किसका है। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर करंट लैग कर रही है लीड कर रही है। तो ध्यान रखना इस वाले ड्रम से पहले जो चीज़ टकराएगी ऊपर वो हमेशा आगे रहेगी, उसके बाद जो चीज़ पीछे पीछे आएगी वो क्या करेगी, लैग करेगी, लैग। तो ध्यान रखना LAG लैग करती है इंडक्टिव सर्किट में, किसमें, इंडक्टिव। और LEAD लीड मतलब आगे चलती है कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से, ध्यान रखना। और जो रजिस्टिव सर्किट होगा वो क्या, यूनिटी, UNITY, यूनिटी किसमें होता है, रजिस्टिव सर्किट में होता है। ये 2-3 चीज़ ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या है, करंट जो है वो क्या कर रही है, पीछे चल रही है, मतलब लैग कर रही है। तो किसके कारण कर रही है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर। यदि देखो रेजिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या इंडक्टिव सर्किट है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यदि 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है तो उसमें प्योर इंडक्टिव सर्किट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है कि रेजिस्टिव भी दे रखा है और भारत स्किल के अंदर क्या है, बी आंसर ही इसका दे रखा है। तो इसका आंसर कौन सा करना पड़ेगा, बी। यदि आपका प्योर इंडक्टिव होता तो वो आंसर था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इसमें कहा है कि 3 फेज सप्लाई, आप 3 फेज सिस्टम है आपका। तो देखो 3 फेज सिस्टम के अंदर एक सक्रिय पावर जिसे एक्टिव पावर कहते हैं, एक्टिव पावर आपको दे रखी है कितनी, 4 किलोवाट। और आभासी को कहते हैं एपरेंट पावर आपको दे रखी है कितनी, एपरेंट पावर देकर 5 किलो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि इसकी यूनिट यही होती है kVAR। और आपको प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्टिव पावर आपको ज्ञात करनी है, रिएक्टिव पावर आपको ज्ञात करनी है। तो रिएक्टिव पावर कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने ट्रायंगल फॉर्मूला बता रखा है आपको। ट्रायंगल फॉर्मूले के अंदर रिएक्टिव पावर ये होती है। तो यदि मैं इसे PQR, यदि मैं PQR मान लेता हूँ, P का मतलब होता है एपरेंट पावर, Q का मतलब होता है एक्टिव पावर और R का मतलब होता है रिएक्टिव पावर। यदि मैं ये मान लेता हूँ तो P का स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको रखना है और R की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। जब आप R की वैल्यू निकालोगे, देखो P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ये वाली 4 में P की वैल्यू आपको रखनी है। एपरेंट पावर जो होगी, एक्टिव पावर जो होगी, एक्टिव पावर के अंदर क्या होगी, एक्टिव पावर Q हो जाएगी, Q। और जो एपरेंट पावर है 5 किलोवाट, एपरेंट पावर क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। बाकी R बची, R को आपको निकालना है। R को कैसे निकालोगे, वही इसका स्क्वायर करोगे, 5 का 25 और यहाँ पर 4 का करोगे 16, तो आपका 9 बचेगा। 9 के बाद आपका 3 अंडर से बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देख लेना, आंसर क्या है, सी है आपका। 32 क्वेश्चन देखिए, इन विच कंडीशन रेजोनेंस विच अकर इन द RLC सीरीज सर्किट। तो RLC सीरीज सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस होगा वो कब होगा, रेजोनेंस की कंडीशन तभी आती है जब XL बराबर XC दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल होगा, XL इज इक्वल टू द XC, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन ए वाटमीटर रीडिंग्स नेगेटिव रीड द अंडर द 3 फेज टू वाटमीटर मेथड। अब यह समझने की कोशिश करना कि 3 फेज सिस्टम के अंदर 2 वाटमीटर मेथड हम यूज कर रहे हैं। वाटमीटर में क्या करें, एक नेगेटिव पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। यदि एक नेगेटिव रीडिंग दे रहा है वाटमीटर, W1 बराबर नेगेटिव दे रहा है, तो इसको पॉजिटिव करना है तो आपको टर्मिनलों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी ये क्या रीडिंग पॉजिटिव देने लगेगा। बाय इंटरचेंज द कनेक्शन टू द इनपुट टर्मिनल। देखो इनपुट टर्मिनल की रीडिंग आप चेंज करोगे तब देगा, नहीं, ये क्या रिवर्स द कनेक्शन होता है प्रेशर कोयल। यदि कोई भी प्रेशर कोयल है या फिर करंट कोयल है, उनके टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर सी होगा। देखो क्या होती है कि वाटमीटर जो होता है ना, वाटमीटर के अंदर 2 कोयल होती है, एक करंट कोयल होती है, एक प्रेशर कोयल होती है। इन दोनों में से किसी भी, वैसे जनरली हम प्रेशर कोयल की जो टर्मिनल होता है प्रेशर कोयल का, उसी के टर्मिनल चेंज करके क्या करते हैं, रीडिंग को चेंज कर लेते हैं। मतलब पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव बना लेंगे, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो जनरली हम प्रेशर कोयल में करते हैं, लेकिन हम क्या है कर सकते हैं करंट कोयल का भी, लेकिन दोनों में से किसी एक का चेंज करना है, दोनों का एक साथ नहीं करना है, ठीक है। जैसे डी वाले ऑप्शन में कहा है तो प्रेशर कोयल और करंट कोयल दोनों को कनेक्शन क्या करो, रिवर्स करो, तो आंसर गलत हो जाएगा, रीडिंग वही आएगी फिर जो आने वाली थी। तो इसका सी आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि आपको इसमें फॉर्म फैक्टर बताना है किसका, एक साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव का मतलब ये होती है, ये जो चल रही है ना, इसे कहते हैं साइनोसोडल वेव। इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.11, ये चीज़ ध्यान रखना। 35वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या समांतर परिपथ है, मतलब ये पैरेलल सर्किट आपको दिखा रखा है। पैरेलल सर्किट के अंदर प्रेरकत्व मतलब यहाँ पर कोई कॉइल दे रखी है, तो इसका क्या है,
पारस्परिक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा। यदि ये एक सीरीज सर्किट होता इस प्रकार से, मतलब सीरीज सर्किट से कंपेयर कर रहा हूँ, ये आर है ये एक्स है, इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, वो बी होता है। बी का मतलब क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। बी का मतलब क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। ऐसे ही पैरेलल सर्किट के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे भी तो एल ही है, एक्स एल, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इसका मतलब ससेप्टेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, ससेप्टेंस ही होता है, जिसकी यूनिट क्या होगी, जिसकी यूनिट होगी मोह। क्या होगी, मोह इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन बताया रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर वोल्टेज और करंट का है, ये वोल्टेज का ऊपर वाला नीचे वाला करंट का है, तो किस सर्किट को बता रहा है, ये किस सर्किट को बता रहा है या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में है, क्योंकि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं मिल रहा। फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका 0 डिग्री है, 0 डिग्री इसका फेज डिस्प्लेसमेंट है। इसमें करंट और वोल्टेज क्या है, फेज में है, तो क्या करेंगे, इसको फेज में ही लिखेंगे। इसका मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा 37। देखिए और क्या कह रहा है कि इसमें 1 वाट मीटर जो है W2 रेज टेक आफ्टर रिवर्सिंग। इसका मतलब ये देखो हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 वाट मीटर मेथड है जिसमें कुल शक्ति की हमको गणना करनी है। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद दी जाए, मतलब एक की रीडिंग क्या करते हैं हम, उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तब क्या होगा, यदि हम W2 की रीडिंग उल्टी कर देते हैं तो कुछ सी ऑप्शन आएगा, W1 माइनस के W2, तो सी ऑप्शन ही तो आएगा, क्योंकि अगर W1 क्या है, पॉजिटिव है, और W2 भी क्या है, कुछ ना कुछ रीडिंग दे रखा होगा पॉजिटिव में ही। यदि कह रहा है उसकी रीडिंग को उल्टा कर दे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 38 देखिए क्या कहना चाह रहा है 38 में कह रहा है कि इन 3 फेज सिस्टम, एक 3 फेज सिस्टम के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड। एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल क्या है, रिक्वायर्ड है टू मेजर द 3 फेज पावर। तो 3 फेज पावर को मेजर करना है, उसमें क्या आर्टिफिशियल न्यूट्रल आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसा कौन से सर्किट में हो सकता है, आप देखिए जरा, जैसे स्टार है, स्टार कनेक्शन के अंदर कोई आर्टिफिशियल ही नहीं है। स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल हम क्या है, उसी के अंदर होता है, न्यूट्रल हम ले लेते हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता। आर्टिफिशियल का मतलब बाहर से देना, और नेचुरली का मतलब होता है उसके अंदर खुद ब खुद निकलता हो। तो ये स्टार कनेक्शन ऐसा है जिसके अंदर खुद ब खुद न्यूट्रल मिलता है। और एक डेल्टा कनेक्शन होता है ये, जिसके अंदर हम बाहर से न्यूट्रल को लेकर आते हैं, न्यूट्रल को निकालने के बाद एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो मेजर करते हैं पावर को, वो फेज पावर होती है। ठीक है, और 2 फेजों के बीच में करते हैं तो वो लाइन पावर होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो क्या होता है, आर्टिफिशियल जो न्यूट्रल होता है वो डेल्टा कनेक्शन में हम लेकर आते हैं, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। और कौन सा वायर हो जाएगा, 3 फेज। कौन सा हो जाएगा, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है, हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 39 देखिए, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट। समझने की कोशिश करना, ये कह रहा है 3 फेज सिस्टम के अंदर फेज वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, फेज वोल्टेज 240 वोल्ट दे रखी है, लाइन वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। और 3 फेज सिस्टम है, मैंने आपको बता रखा है 3 फेज सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज होती है लाइन की, वो √3 मल्टीप्लाई होती है वी फेज के। आप यहाँ पर वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो देखो फेज वोल्टेज है 240, यहाँ पर क्या है 240 वोल्टेज रखना, √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपकी लाइन वोल्टेज होगी। तो लाइन वोल्टेज कितनी आएगी आपकी, लगभग 415 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर। देखो अब फिर दोबारा से वही आ गया, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपको बताना है। फॉर्म फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, RAMR, ये ट्रिक बताई थी। RA का मतलब फॉर्म फैक्टर, RMS बटे A का मतलब AVG, एवरेज वैल्यू, ये फॉर्म फैक्टर होता है। तो फॉर्म फैक्टर के अंदर यदि हमारा फॉर्मूला नहीं मिलता है आपके RMS अपॉन एवरेज, तो RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू क्या कहते हैं, इफेक्टिव, EFFECTIV, इफेक्टिव वैल्यू क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए इफेक्टिव वैल्यू कहाँ पर है, तो पहले वाले ऑप्शन में है, इफेक्टिव वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। तो इसका ए आंसर होगा, कौन सा, ए आंसर होगा। तो 41वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच फॉर्मूला इज यूज टू बी कैलकुलेट द इंपेडेंस RLC सीरीज सर्किट। इसका मतलब ये है कि सीरीज सर्किट है एक RLC वाला, इस प्रकार से ये सीरीज सर्किट है, यहाँ पे R है, ये L है, ये C है। तो सीरीज सर्किट के अंदर क्या करना है, एक टोटल इसका फॉर्मूला बताना है, किसका, इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताना है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा Z बराबर √ में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस से XC का होल स्क्वायर। तो आपको यही लिखना है, XL माइनस XC का, और माइनस ना लगा के आप अंतर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, अंतर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी कोई सा इसका आंसर ठीक नहीं है, किसी में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर √ नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग ड्यू टू द 2 वाट मीटर मेथड 3 फेज मेजरमेंट। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो 3 फेज शक्ति मापन की वही 2 वाट मीटर मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो 1 वाट मीटर पाठ्यांक क्या है, ऋणात्मक पड़ता है, मतलब उल्टा पड़ता है। W1 बराबर जो भी है, और W2 क्या करता है, नेगेटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव।
इसका मतलब ये है कि W1 क्या है, ये कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और W2 एक नेगेटिव में रीडिंग देगा, पर ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इक्वल नहीं है, ये कुछ और रीडिंग देगा ये कुछ और, लेकिन एक रीडिंग क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो इस प्रकार के जो पावर फैक्टर होगा वो क्या है, 0.5 से कम होगा। कर रहा हूँ, इसका आंसर आप डी ही लिख लेना, डी इसका आंसर होगा। एक बार और मैं आपको रीडिंग्स वगैरह बता देता हूँ। देखो जब W1 बराबर W2 रीडिंग आपकी समान है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस प्रकार से पावर फैक्टर जो आएगा वो पावर फैक्टर आएगा जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा। यदि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि W1 की रीडिंग कुछ भी हो लेकिन एक रीडिंग क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसमें 0.5 से कम आएगा, पावर फैक्टर क्या है 0.5 से कम आएगा। एक रीडिंग होनी चाहिए आपकी W1 बराबर 0 और W2 कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, ठीक है, तो इसमें 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। और एक होता है W1 बराबर W2, दोनों की रीडिंग समान है तो इसमें क्या आएगा, एक पावर फैक्टर आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एप्लीकेशन व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द फेज इन ए 3 फेज सर्किट। तो आपको क्या कहना चाह रहा है, देखो फेज डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द फेज, फेजों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी कौन सा फेज होगा, 3 फेज होगा। तो मैंने आपको बताया था 120, मैंने 90 डिग्री किसका बताया था, सिंगल फेज का, किसका, सिंगल फेज का बताया था 90 डिग्री, और 120 डिग्री किसका बताया था, 3 फेज का। ठीक है, बताया कैसे कैसे था, इस प्रकार से होता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर इस प्रकार से होता है ये 120 डिग्री 3 फेज का। ओके, अब नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि विच कंडीशन इज बी कॉल्ड रेजोनेंस RLC सर्किट। तो RLC सर्किट के अंदर रेजोनेंस RESONANCE रेजोनेंस कंडीशन जो होगी, कंडीशन जो होती है वो होती है XL बराबर XC, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तब रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। और रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाती है 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी कौन सी क्वांटिटी आपको बतानी है कि वो रोटेट करती है, घूमती है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहती है, जिसके अंदर क्या हो कि दिशा भी हो और एक डायरेक्शन भी हो। ठीक है, वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है या फेजर क्वांटिटी होती है, एल्जेब्रिक होती है या फिर स्केलर होती है। इनमें से आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए, वरना इसका आंसर कौन सा मैं बता रहा हूँ, फेजर क्वांटिटी होती है। कौन सी, फेजर क्वांटिटी एक ऐसी होती है जो कि एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहेगी। एग्जांपल के तौर पे आपकी कोई सी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आप ले लो, वोल्टेज, करंट, पावर, ये सब क्या करती है, एक तरह से घूमती रहती है एंगुलर वेलोसिटी एक समय के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। देखो इस वीडियो मिलाकर मैंने 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ। भारत स्किल MCQs की चौथी वीडियो थी। ये चारों वीडियो के अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मॉड्यूल नंबर 6 तक थे वो मैंने सारे पढ़ा दिए गए हैं। अब इसके बाद जो आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं 4 वीडियो और आएंगी। उन चारों में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जितने भी भारतीय स्किल के MCQs हैं ट्रिक थ्योरी में, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप इन वीडियो को देखते रहना। इसमें क्या होगा, देखने से आपके सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे और सारे जो क्वेश्चन के आंसर कौन कौन से वो आपको पता चल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में है। पहले 1 अगस्त से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 तारीख या 5 तारीख से आपका क्या CBT एग्जाम, जो कि आपका बाहर जाता है कहीं भी सेंटर पर, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपका पूरा 1 महीना पड़ा है। ये वीडियो देख के आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, अच्छे नंबर लगा सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।